बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो का टॉपिक जो है, इस वीडियो को बेसिकली दो सेशन में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहला सेशन जो है वो है कुछ आपको क्लैरिफिकेशंस देनी है, उस हवाले से है। और दूसरा जो टॉपिक है इसी वीडियो का दूसरा पार्ट है वो है टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, कि टूरिस्ट वीज़ा इस वक्त किस कंट्री का अप्लाई करना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह हमने मैनेज करना होता है। टूरिस्ट वीज़ा को बेसिकली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप अपने यूरोप, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा को हासिल कर सकेंगे। मतलब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक फ़ाइल है और ये फ़ाइल आप देख सकते हैं कितने पेजेस की है। मेरा ख्याल है कोई 20-22 पेजेस होंगे। ये फ़ाइल बेसिकली क्या फ़ाइल है? ये फाइल है जी एक वर्क परमिट की। मतलब एक वर्क परमिट आया था, वर्क वीज़ा सबमिट करवाना है एप्लीकेंट का। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मोहम्मद सरवर साहब ये सामने हमारे बैठे हुए हैं, इनका वर्क वीज़ा है। वीडियो में नहीं आना चाह रहे, इनके फैमिलीज इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन ये फाइल है इनकी। अब ये देखिए इतनी मोटी फाइल है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी मैं चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये फाइल बेसिकली है, ये लेके इनको हमने ऑफिस में खुद बुलाया था। अपने ऑफिस में बुला के इनको ये फाइल सारी रेडी करके दी। अब ये फाइल लेके जाएंगे एम्बेसी में। ये फाइल है बेसिकली वर्क वीज़ा की। अब ये अपनी फाइल लेके जाएंगे पोलैंड एम्बेसी में, जाके वहाँ पे अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। इनको इंटरव्यू की सारी तैयारी करवा दी है। ये डॉक्यूमेंटेशन मेरा ख्याल है 22-23 पेजेस है, ये भी इनको सारी कंप्लीट करके दी है। इनका वर्क परमिट भी इसमें मौजूद है, इनकी इंश्योरेंस, हर चीज़ जो भी मेन डॉक्यूमेंटेशन थी सारी करके अब ये बिल्कुल तैयार है। ये इंशाल्लाह इनकी अपॉइंटमेंट है 3 दिन बाद। ये जाके अपनी 4 तारीख की अपॉइंटमेंट, आपकी 3-4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है। ये जाके वहाँ पे अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर लेंगे। अब बात पता क्या है, ये वीडियो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये बेसिकली वो क्लाइंट है जिन्होंने जॉब हंटिंग प्रोसेस हमारे थ्रू करवाया था। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे जरिए जॉब हंटिंग प्रोसेस करवाएं, हम आपको ले देंगे वर्क वीज़ा। बात को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने हमसे जॉब हंटिंग प्रोसेस, आपने मेरा ख्याल है 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं, हो गए थे। अच्छा, ये फिजिकली पहली दफ़ा हमारे ऑफिस में आए हैं, वो भी हमने इनको यहाँ पे बुलाया तो आए हैं। अदरवाइज ये बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। बहावलपुर से में बैठ के इन्होंने सर्विस ली थी। हमारे सर्विस चार्जेस, जॉब हंटिंग के जो चार्जेस हैं वो इन्होंने पे किए थे। इन्होंने ऑनलाइन ही, कभी ये मेरी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई, इवन के कभी कॉल पे भी इनके साथ बात नहीं हुई, सिर्फ मैसेज पे, सिर्फ मेरी टीम की इनके साथ कम्युनिकेशन हुई। उसी बिहाफ पे इन्होंने हमारा पैकेज बाय किया। भाई मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं पैकेज हमारा प्रमोट नहीं कर रहा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद करते हो या हमारी सर्विस लेते हो। मैं जो जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ ना, पहले उस पॉइंट पे आ जाए आप। ये इन्होंने उधर ही बैठ के, बहावलपुर में बैठ के मेरी टीम के साथ कम्युनिकेशन की और हमारी सर्विस ली, जॉब हंटिंग की। इन्होंने कहा मैंने स्लोवेनिया की TRC वाला आपका प्रोग्राम देखा है, मेरे लिए जॉब हंटिंग आपने करनी है यूरोप के तमाम कंट्रीज में। तो हमने कहा जी ठीक है। मेरी टीम, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा पहली दफ़ा इनके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। मेरी कभी इनके साथ पहले कोई बात नहीं, मेरी टीम के साथ इनकी बात होती रही है। उन्होंने ये प्रोसीजर, हमने प्रोसीजर इनका जॉब हंटिंग का किया, सारा कुछ करके वर्क वीज़ा तक अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए हैं। इनका वर्क परमिट आया, फिर हमने इनको इन्वाइट किया। अब यहाँ से हम जिस टॉपिक में जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था ना, वो पॉइंट आ गया। जब इनका वर्क परमिट आ गया तो फिर हमने इनको ऑफिस बुलाया। हमने इनको खुद ऑफिस आने का, आपको खुद ही ऑफिस आने का कहा गया था। इनको अपॉइंटमेंट दी, इनको कहा जी हमारे ऑफिस में आए। ऑफिस में आके फिर हमने इनको सारी डॉक्यूमेंटेशन की। को तकरीबन 3 से 4 घंटे इनके साथ हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, इनको इंटरव्यू की तैयारी करवाई, आपने क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, हर चीज़ समझाई। बेसिकली मेरे भाई बताने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप पे अगर हमारे साथ डेली बेस पे 300 से 400 मैसेज आ रहा होता है व्हाट्सएप पे, और 300-400 में से कोई 50-60 बंदे वो होते हैं या 100 बंदा वो होता है जिसने ये रट लगाई होती है कि जो मुझे ऑफिस बुलाएं, मैंने आपके ऑफिस आना है। मेरी जान, मेरे पास 6 बंदों का टोटल स्टाफ है, मैक्सिमम 7 बंदों का होगा, वो क्लीनर को भी डालने चले, 7 बंदों का हमारे पास टोटल स्टाफ है। तो 7 बंदों का स्टाफ है, अगर चले जी डेली बेस पे 50-100 बंदा कह रहा होता है मैंने ऑफिस आना है, मैं कहता हूँ जी 40 बंदे भी आ जाए ना मेरे ऑफिस में डेली, तो मैं उनको नहीं संभाल सकता। मैं को बहुत बड़ा हाई कंसल्टेंट नहीं हूँ जैसे लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बेसिक कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास 6 से बंदों का स्टाफ नहीं है, 6 से ज़्यादा बंदों का। अब मैं 30-40 बंदे मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, मैं उनको संभालूंगा, उनको डील करूंगा, ये मैं हमारे जो काम हो रहे हैं उनको मैं करवाऊंगा, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी सारी वर्किंग। हमें जब किसी बंदे की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाया, हमारे जरिए अमेरिका का करवाया है, उसको इंटरव्यू की तैयारी करवानी है, हम उसको ऑफिस में खुद ही बुला लेते हैं कि भाई ये लोकेशन है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, आप आ जाओ।
इवन के अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी का वर्क परमिट जैसे इनका है, अभी इनको वर्क वीज़ा के लिए एम्बेसी भेजना, तो ऑब्वियसली तैयारी करवा के भेजना, तब हम ऑफिस में बुला लेते हैं। या फिर कोई ऐसा केस, रेयर केस है, ऑफिस में बंदे का आना जरूरी है, हम आपको खुद ही इनवाइट कर लेते हैं ऑफिस आने के लिए, आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी मैं बिल्कुल आपको नहीं कहता जी हमारी सर्विस ले, हमसे ही करवाएं, आप खुद के, मैं हर वीडियो में कहता हूं जो काम आप अपने लिए कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं ना कोई और बड़े से बड़ा कंसल्टेंट कर सकता है, आप अपने लिए खुद करें। अगर आप कहते हैं यार मुझे काम करना ही नहीं आता प्रोफेशनली, ना मैं कर सकता हूं, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वट एवर जो भी आपकी रीजन है, तब आप उस केस में हमारी सर्विस ले सकते हैं, वरना आप खुद करें। मैं बिल्कुल नहीं आपको कहता हमारी सर्विस लें, आप खुद करें सारा प्रोसेस, हम आपको गाइड करेंगे विदाउट चार्जेस। लेकिन कोई सर्विस लेंगे उसके चार्जेस है, हमें पता होता है। हमारी 90% वर्चुअल सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। आप हमारी 90% जितनी भी सर्विसेज हैं सारी ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं वो आपकी अपनी ओन है, वो आप अपने करीब कोई फिजिकली कंसल्टेंट देख लें, उससे अपना प्रोसेस करवा लें। अगर हमारे जरिए करवाना है, हमारी 90% सर्विसेज ऑनलाइन है। अगर आप हमें जरूरत होगी आपकी, तो हम आपको ऑफिस में खुद ही बुला लेंगे, जैसे इनको बुलाया। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने इनके लिए आज जॉब अप्लाई की, कल इनका वर्क परमिट आ गया, परसों हमने इनको बुला लिया, वर्क वीजा लेके जर्मनी चले जाएंगे। हर बंदे का अपना प्रोसीजर होता है। हमारे ऐसे भी एप्लीकेंट हैं जिनको 1-1.5 हफ्ते के अंदर भी वर्क परमिट आया। हमारे ऐसे भी क्लाइंट है जिनको 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं, हम उनके लिए अभी भी इन प्रोग्रेस है, कोशिश कर रहे हैं। तो हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि जी हमारा पैकेज बाय करेंगे तो वर्क वीजा 100% मिलेगा ही मिलेगा। हमने आपके लिए वी ट्राई अवर बेस्ट के जितने मैक्सिमम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट किया जा सके, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, जितने मैक्सिमम कंट्रीज को टारगेट किया जा सके करें। माजरत के साथ ये 7-8 मिनट आपके शायद ज़ाया हो चुके होंगे, लेकिन ये ज़रूरी थी बातें करनी, है बहुत ज़रूरी मैंने समझी, क्योंकि डेली बेस पे मुझे 50-100 बंदा यही मैसेज कर रहा है और मुझे हर बंदे को स्पेसिफिकली समझाना पड़ता है कि भाई ये सारी सिचुएशन है। आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, टूरिस्ट वीज़ा की तरफ। भाईजान टूरिस्ट वीज़ा जो है, इस वक्त बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि यार टूरिस्ट वीज़ा किसी ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया हुआ है, किसी ने जापान को टारगेट किया हुआ है, किसी ने कनाडा को टारगेट किया हुआ है। मैं आपको कुछ कंट्रीज बता देता हूँ जिनकी विजिट वीज़ा की रेशियो अच्छी है। अभी अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंजेस या किस तरह उनको बनाना है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कंट्रीज किन की वीज़ा रेशियो बेटर जा रही है वो बता देता हूँ। जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशियो अच्छी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है लेकिन अच्छी है। वीज़ा सबमिट करेंगे, वीज़ा मिलते हैं। न्यूजीलैंड को भी कंसिडर कर सकते हैं, कनाडा को कंसिडर कर सकते हैं। कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की रेशियो हमेशा समर सीजन में अच्छी रहती है। समर सीजन के अंदर बल्कि हर कंट्री की अच्छी होती है, लेकिन ये जो कंट्रीज बता रहा हूँ मैं, समर सीजन में स्पेसिफिकली इनकी रेशियो अच्छी होती है। न्यूजीलैंड को कंसिडर कर सकते हैं। कनाडा के समर सीजन में रेशियो बहुत अच्छी होती है, वीज़ा शॉर्ट टर्म मिल रहे हैं, 6 महीने का मिल रहा है, 1 महीने का भी मिला है, तो आप इस हवाले से कनाडा को भी कंसिडर कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अमेरिका को आप बिल्कुल कंसिडर ना करें, अमेरिका की वीज़ा रेशियो इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है मिल रहे हैं वीज़ा, लेकिन रेयर ही है, इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो कनाडा, न्यूजीलैंड, अब यूरोप में आ जाए, यूके को भी कंसिडर कर लें। कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ये यूरोप से अगर हटके अप्लाई करना है तो कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके ये कंट्रीज है, इनका वीज़ा अप्लाई करें। इनसे हटके अभी फिलहाल किसी और कंट्री का अप्लाई ना करें, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनका अप्लाई ना करें। सिर्फ कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इन तीनों में से एक कंट्री सेलेक्ट कर लें, तीनों की वीज़ा रेशियो अच्छी है। अब आ जाए यूरोप की तरफ। यूरोप में 3 कंट्रीज तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आज की तारीख में भी इन कंट्रीज की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, जिसमें स्पेन है, फ्रांस है और नेदरलैंड है। सबसे पहले मैं कहूँगा अगर आप इंडिविजुअली पर्सन अप्लाई करने हैं तो नेदरलैंड या स्पेन, दोनों में से किसी को टारगेट कर लें, बहुत बेहतर वीज़ा रेशियो है, वीज़ा देने के भी मूड में है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं सभी कंट्री से कंपेयर कर लें, चाहे वो लग्जमबर्ग, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, जिस कंट्री से भी कंपेयर कर लेंगे ना, यूरोप में ये 3 ही कंट्रीज हैं जो वीज़ा देने के मूड में है। अगर आपने अकेले बंदे ने अप्लाई करना है, विदाउट फैमिली, अकेला बंदा वो अप्लाई कर रहा है, तो स्पेन या नेदरलैंड दोनों में से किसी को एक को टारगेट कर लें, दोनों की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप फैमिली विजिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब 3-4 लोगों की फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर वालदैन के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कोई पेरेंट्स हैं और साथ में उनके 2-3 बच्चे और हैं, तो फिर आपके लिए तब भी आप फ्रांस को कंसीडर कर सकते हैं। फ्रांस की वीज़ा रेशियो, फ्रांस हमेशा फैमिली टूरिज्म को जो प्रमोट करता है, चाहे वो समर सीजन हो चाहे वो समर सीजन ना हो, डजंट मैटर कि समर सीजन है नहीं है, फ्रांस हमेशा फैमिली टूरिज्म को प्रमोट करता है। पूरा साल फ्रांस के विजिटर वीज़ा, अगर फैमिली वीज़ा है तो वो 80% चांसेस होते हैं वीज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली अप्लाई करना है तो स्पेन, नेदरलैंड, इनके भी 80 to 90% वीज़ा रेशो अच्छी है, वीज़ा मिल रहे हैं। अगर 10 केसेस जा रहे हैं तो 7 अप्रूव हो रहे हैं, 3 रिजेक्ट हो रहे हैं।
कुछ इस तरह की उनकी रेशियो चल रही है। तो इन कंट्रीज को आपने कंसिडर करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई देखिए, पासपोर्ट है हर बंदे के पास होता है, आईडी कार्ड है हर बंदे के पास होता है, फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड हर बंदे के पास होती है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आजकल हर बंदे के पास है, अगर नहीं है ऑनलाइन ले सकते हैं। मेरा ख्याल है 1 दिन के अंदर अंदर आपका आ जाता है। अगर आप कहते हैं ऑनलाइन मुश्किल है, नादरा में चले जाएं, को मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपको FRC निकाल के दे देते हैं। अपनी फैमिली को साथ ले जाए, जाके FRC निकलवा लें। FRC आपका निकल आएगा। जो शादीशुदा है उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट MRC, निकाहनामा जो होता है उसको MRC कहते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लें या कन्वर्ट करवा लें, वो आपका MRC हो गया। नादरा से भी मिल जाता है, नादरा में चले जाएं, उनको कहीं जी मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी निकाल देंगे आपको, ये भी 15-20 मिनट में निकाल देते हैं। ये हो गया। अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो वो फिर अपना जो FRC है वो अपनी पेरेंट्स वाली जो है ना, बहन भाइयों और माँ बाप के साथ जो FRC है वो लगाएगा। अब आ जाए मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट वो बंदा जिसकी नया अकाउंट है, नए से मुराद क्या है, जिसका 1-2 महीने पुराना अकाउंट है या मैक्सिमम 3 महीने पुराना भी अकाउंट है, तो फिर भी आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई ना करें। इवन के 6 महीने भी पुराना अकाउंट है तो मैं आपको कहूँगा ना अप्लाई करें। आपका अकाउंट 5-6 महीने से ज़्यादा पुराना है, यानी कोई 8-9 महीने 1 साल होने वाला है, फिर आपने कंसीडर करना है, या इससे ज़्यादा हो चुका है तो वेल एंड गुड। लेकिन 6-7 महीने पुराना अगर बैंक अकाउंट है ना, तो फिर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करना। आपका बैंक अकाउंट 6-7 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन, आपके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपया तो मस्ट है यार। 10 लाख रुपए से नीचे बैलेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मतलब एम्बेसी ने बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट नहीं बनाई होती कि इतना बैलेंस पड़ा होगा तो वीज़ा इशू करेंगे। आप 8 लाख रुपए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कम से कम को पकड़ के कर लें, 10 लाख तो मिनिमम बैलेंस अपना रखें। क्योंकि फिर 10 लाख के साथ जब आप 3-4 दिन का ट्रैवल प्लान देते हैं ना, तो वो आपका ट्रैवल प्लान जस्टिफाई कर जाता है आपके बैलेंस के साथ। तो आप कम से कम 10 लाख रुपए का बैलेंस रखें। 10 लाख रुपए का बैलेंस किस तरह मेंटेन करना है, क्योंकि अमाउंट बैलेंस देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस जब आपका 10 लाख रुपए है ना, तो उसकी ट्रांसैक्शन छोटी होनी चाहिए। उसकी ट्रांसैक्शन आपने हज़ारों में रखनी है, लाखों में नहीं रखनी। मतलब हज़ारों से मुराद ये कि 30,000, 20,000, 50,000, 70,000, 75,000, 73,000 रैंडम ट्रांसैक्शन, और छोटी ट्रांसैक्शन लाखों में नहीं लेके जानी, सिर्फ हज़ारों में रखनी है, क्योंकि आपका बैलेंस 10 लाख रुपए है, कम है। आपका बैलेंस है जी फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, फिर आप 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसैक्शन ना करें। याद रखें हमेशा जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसैक्शन करनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बैलेंस 10 लाख रुपया हो, ट्रांसैक्शन मेरी 2-2, 3-3 लाख रुपए की मैंने की हो, तो वो तो जस्टिफाई नहीं ना करेगा। हाँ, अगर आपका जैसा आपका बैलेंस है, जैसा आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसैक्शंस करनी होती है। ऐसा भी नहीं करना कि आपने फॉर एग्जांपल छोटी सी एक शॉप की हो और ट्रांसैक्शन आपकी लाखों में 4-4, 5-5 लाख की हो रही हो, आपने पकड़ के किया हो। मतलब यार, अगर आपने 2 नंबरी भी करनी है तो दिमाग को हाजिर नाजर रख के और अक्लमंदी के साथ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस बहुत बड़ा शो किया होता है, कोई बहुत बड़े गराज अपने बनाए होते हैं, फैक्ट्रीज, कोई यूनिट्स बनाए होते हैं, ये शो किया होता है एनटीएन के अंदर, और ट्रांसैक्शन जो उनकी होती हैं वो 10,000 की, 15,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो वो पता चल जाता है कि ये फेक है, ये बंदे ने सिर्फ बिजनेस ऐड करवाया। हाँ, अगर एक बंदे की प्रॉपर उसने बड़ा बिजनेस शो किया तो उसको भी ट्रांसैक्शन भी बड़ी शो करनी है, 10 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की। अगर किसी ने छोटा बिजनेस शो किया, कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टोर शॉप बनाया हुआ है, कोई छोटी मोटी शॉप बनाई हुई है, फिर आपने 1-1.5 लाख रुपए की ट्रांसैक्शन भी कर ले, इनफ होती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने अपनी स्टेटमेंट निकलवानी होती है ना, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जब वीज़ा सबमिट करने के लिए निकलवानी होती है, तो आपने फिर क्या करना होता है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में से एंड वाले दिन में, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान बनाया जी कल मंडे, परसों मंडे है, तो मैंने स्टेटमेंट निकलवानी है। आज सैटरडे है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, आज सैटरडे है, परसों मंडे है, और मैंने मंडे वाले दिन स्टेटमेंट निकलवानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आज कुछ अमाउंट्स डेबिट कर लूँगा, निकलवा लूँगा, कुछ अमाउंट्स निकलवानी है एंड वाले दिनों में, ताकि जब आपकी बैंक स्टेटमेंट निकले तो उसके आखिर में 1-2 ट्रांजेक्शन्स डेबिट हुई हों, निकली हों। इससे वीज़ा ऑफिसर बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको अच्छा एक साइन जाता है कि एंड वाले दिनों में आके लोग अपना बैलेंस इंक्रीज करने के लिए पैसे डालते हैं, लेकिन इस बंदे ने पैसे निकलवाए हैं, इसका मतलब ये इसकी अपनी अमाउंट है, इसने यूज़ करनी थी, इसने पैसे निकलवाए हैं। ये एक अच्छा साइन जाता है वीज़ा ऑफिसर को, वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है। वीज़ा को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे हैवी नहीं करना कि ये बहुत बड़ी कुछ चीज़ है, एक बंदे को आपने सेटिस्फाइड करना है।
अब आपके पास ये अपनी टेक्निक्स होनी चाहिए कि आपने किस तरह उसको सेटिस्फाइड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में किस तरह अमेंडमेंट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए होती है, 3 से 6 महीने की। मेंटेनेंस लेटर उसी बैंक से आपको मिल जाता है। ये कुछ ट्रिक्स इंपॉर्टेंट थी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स आप अपनी, अगर तो आपने टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर मेंटेन करवाई है, स्टेटमेंट को माइंड में रखवा के प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, फिर आप उनको यूज़ करें। अदरवाइज टैक्स रिटर्न लगाएं ना, सिर्फ एंटीएन लगा लें बस। अगर टैक्स रिटर्न में 4 से 6 लाख इनकम शो की हुई है कि जीरो टैक्स उसमें शो करवाना है, फिर टैक्स रिटर्न बिल्कुल ना लगाएं, वरना वीज़ा आपका रिजेक्ट है। अगर आपने टैक्स रिटर्न को मेंटेन किया हुआ है, बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, स्टेटमेंट में 20-25 लाख बैलेंस होता है, 10 लाख 15 लाख होता है, और उनकी टैक्स रिटर्न बता रही होती है साल का बंदे ने 4 लाख रुपया कमाया, 3 लाख रुपया कमाया, 5 लाख कमाया। तो वो वीज़ा ऑफिसर कहता है यार आप अपनी गवर्नमेंट के साथ चीट कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस आपका 20 लाख पड़ा हुआ है, टैक्स रिटर्न आपकी बता रही है आप साल का सिर्फ 5 लाख कमाया है, तो आप अपनी गवर्नमेंट को चीट कर रहे हो, तो दैट्स वाई वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। टैक्स रिटर्न रिक्वायरमेंट में नहीं होता। अगर तो आपकी मेंटेन है, प्रॉपर स्टेटमेंट को मेंटेन करवा के आपने बनवाई हुई है, तो फिर आप उसको यूज़ करें। अगर नहीं बनवाई तो टैक्स रिटर्न लगाई ना, सिर्फ एंटीएन साथ लगा लें। चैम्बर की मेंबरशिप जो होती है इट्स नॉट कंपलसरी, वीज़ा में रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास नहीं है तो कवर लेटर में लिख दे कि मेरा एफबीआर के अलावा कहीं भी बिजनेस और रजिस्टर्ड नहीं है, या किसी का मैं मेंबर नहीं हूँ। अगर चैम्बर की मेंबरशिप है तो वेल एंड गुड, नहीं है इट्स नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, आपकी होटल बुकिंग, टिकट, पर्पज ऑफ ट्रैवल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं, हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी ना किसी की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो ये आपने बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है। ऐसा नहीं कि आप सारी फाइल पे मेहनत करें और कंसल्टेंट ऐसे के पास चले जाएं जो दिहाड़ीदार है, वो आपको डॉक्यूमेंट थके से बना दे, वो आपकी फाइल सारी बेड़ा गर्क हो जाए। जितनी फाइल पे मेहनत करनी है, अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट, जरूरी नहीं हमारे पास, जो भी आपके करीब है, आपको लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, उसके पास चले जाएं, लेकिन उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास चले जाएं, वहां से बनवा लें। अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं नहीं मिल रहा अपने आसपास, फिर आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हमें भाई आप एंड पे रखें, चाहे आपने सीवी कवर लेटर बनवाना है, जॉब्स अप्लाई करवानी है यूरोप में, विजिटर वीजा अप्लाई करवाना है, किसी टूरिस्ट वीजा के लिए किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई भी सर्विस लेनी है, हमें एंड पे रखा करें। पहले खुद इधर उधर देख लिया करें, आपको कोई ना मिले तो फिर हम हमारी सर्विस ले लिया करें। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अपने आप को पता नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी माइक की, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर आपको हमारी कोई सर्विस चाहिए, सीवी कवर लेटर बनवाना है, जॉब्स अप्लाई करवानी है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए असेसमेंट करवानी है डॉक्यूमेंट्स की कि भाई मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, कॉलिंग नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे 100%। कॉलिंग नंबर हमारा तभी इनेबल होता है अगर इनकेस आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, सिंगल टिक लगा हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुए हम, व्हाट्सएप में कोई इशू आ गया, वट कुछ भी है, तो तब हमारे कॉलिंग नंबर इनेबल रहते हैं। अदरवाइज हम व्हाट्सएप के ऊपर आपको 101% रिस्पॉन्स कर देते हैं। 1-2 दिन के अंदर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 1-2 दिन का वेट करना है, इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। आपको सीवी कवर लेटर बनाना है, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करवानी है, यूरोप में वर्क परमिट को लेकर कोई इशू आ रहा है, टूरिस्ट वीज़ा का डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है कि भी मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कर दें, तमाम सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन कि आपको टूरिस्ट वीज़ा की या वर्क वीज़ा की किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए, एम्बेसी अपॉइंटमेंट, तब भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।